हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीएससी। आज का हमारा टॉपिक है इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका सबसे पहला टॉपिक है सिटीजनशिप। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 6A को अपहेल्ड कर दिया है। अब ये क्या कहता है अबाउट सिटीजनशिप एक्ट 1955? इट प्रेस्क्राइब्स 5 वे ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, दैट इज हम लोग 5 वे से सिटीजनशिप को ले सकते हैं। तो हमारा कौन सा है वो? तो बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर डुअल सिटीजनशिप, मतलब डुअल सिटीजनशिप इज नॉट अलाउड इन इंडिया, और डुअल सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय कंट्री लाइक यूके, यूएस, पाकिस्तान एक्सेट्रा। तो डुअल सिटीजनशिप इन कंट्रीज में अवेलेबल है। और सेक्शन 6 से क्या कहता है? सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 इज अ स्पेशल प्रोविजन एडेड थ्रू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब 1985 मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत इसको लाया गया है इन फर्दरेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट कॉल्ड आसाम अकॉर्ड बिटवीन देन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लीडर ऑफ आसाम मूवमेंट। मतलब इन दोनों के बीच में ये अकॉर्ड साइन हुआ था। इट कन्फर्ड सिटीजनशिप टू दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश टू आसाम फ्रॉम जनवरी 1 1966 अंटिल मार्च 1971। मतलब फ्रॉम जनवरी 1 1966 टू मार्च 1971 के बीच में जितने भी लोग दैट इज फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, दैट इज नाउ नोन एज बांग्लादेश, से इंडिया में आए होंगे, उनको लिए ये प्रोविजन लाया गया था अपॉन completions of 10 year from date of detection as the foreigner। अब Citizenship Amendment Act CAA 2019 amend Citizenship Amendment Act 1955। तो हम लोगों ने जो Citizenship Amendment Act 1955 जो है ना, वो अमेंड कर दिया गया था बाय Citizenship Amendment Act 2019। अब हमारा नेक्स्ट है रिलेटेड न्यूज, दैट इज फॉरेन ट्रिब्यूनल। सुप्रीम कोर्ट overturned the decision of Assam Foreigners Tribunal and declared a resident of state as Indian citizen। मतलब सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न द डिसीजन ऑफ असम एज अ फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ फॉरेनर एक्ट 1946, जिसमें से अथॉरिटी किसको मिलता है? ओनली फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल हैव पावर टू डिक्लेयर अ पर्सन एज अ फॉरेनर। मतलब किनको ये अथॉरिटी दिया गया है? ओनली फॉरेनर ट्रिब्यूनल has power to declare a person as a foreigner, thus being excluded from the National Register of Citizen। मतलब NRC in Assam does not automatically classify a person as a foreigner। मतलब NRC डायरेक्टली किसी आसाम पीपल को, मतलब जो अभी फिलहाल जो आसाम में रहते हैं, डायरेक्टली उसको क्लासीफाई नहीं करता है एज अ फॉरेनर सिटीजन। और पावर क्या है? पावर ऑफ सिविल कोड अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024, जो कहता है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैज अमेंडेड सिटीजनशिप रूल 2009 एंड नोटिफाइड सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024 टू एनफोर्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। मतलब होम अफेयर्स ने अमेंड कर दिया है सिटीजनशिप रूल 2009 एंड नोटिफाइड सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2024 टू एनफोर्स CAA ऑफ 2019। अब इसमें की हाइलाइट्स क्या है? मतलब हु आर एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप टू अप्लाई सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन बाय और नेचुरलाइजेशन, और वन मस्ट हैव person of Indian origin। मतलब he must be a person of Indian origin, married to an Indian citizen, a minor child of an Indian citizen, a person whose parents are registered as an Indian citizen, a person or either of his parents were citizens of independent India, registered as overseas citizens of India, card holder। और नेक्स्ट क्या है हमारा अदर क्वालिफिकेशन फॉर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। उसमें प्रेजेंट एन affidavit verifying correctness of the statements made in application and affidavit by a Indian citizen to testify the character of an applicant, that is adequate knowledge of one language listed in 8 शेड्यूल। मतलब एक पहला प्रोविजन हमारा क्या है? ही शुड हैव एडिक्वेट लैंग्वेज, वन ऑफ द लिस्टेड लैंग्वेज इन ऑफ 8 शेड्यूल। और दूसरा है हमारा एक एफिडेविट लाना होगा जिसमें वेरीफाई किया जाएगा करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन द एप्लीकेशन एंड एफिडेविट बाय इंडियन सिटीजन टू टेस्टिफाई द कैरेक्टर ऑफ द एप्लीकेंट। मतलब उसको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। ओके, अब प्रूफ ऑफ नेशनलिटी वो क्या कहता है? एप्लीकेंट नाउ कैन प्रोवाइड 20 डिफरेंट डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ ऑफ एंट्री इनटू इंडिया। मतलब 20 डिफरेंट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकता है, मतलब डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ टू एंट्री इनटू इंडिया, इंक्लूडिंग वीजास, रेसिडेंट परमिट्स, सेंसस स्लिप्स,
आधार कार्ड एक्स्ट्रा, इस तरह का 20 अदर डॉक्यूमेंट्स आप शो कर सकते हैं एंट्री लेने के लिए इंडिया में। अब रिनाउंसिंग सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, मतलब डिक्लेरेशन सेइंग दैट सिटीजनशिप ऑफ हिज कंट्री शैल स्टैंड रिनाउंस्ड इररिवोकेबली इफ एप्लीकेबल फॉर इंडियन सिटीजन इज अप्रूव्ड, मतलब अगर उसका इंडियन सिटीजनशिप अप्रूव हो जाता है तो किसी और कंट्री का अगर सिटीजनशिप लिया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली रिनाउंस हो जाएगा। ओके, अथॉरिटी टू विच एप्लीकेशन मे बी मेड अंडर सेक्शन 6B ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, एप्लीकेशन शैल बी submitted in an electronic form or to empowered committee through district level committee as notified by central government, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड लेटर होना चाहिए और वो कहाँ से आना चाहिए, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी टू नोटिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, फिर अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये क्या कहता है, मतलब CAA 4 conditions, illegal migrants who fulfill 4 condition will not be treated as illegal migrant under act, मतलब अगर मान लो कोई पहले से इलीगल माइग्रेंट उसे कहा गया है तो दे हैव 4 criteria ऑन विच देयर इलीगल टर्म्स कैन बी रिमूव फ्रॉम देम, तो वो है दे आर हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीस एंड क्रिश्चियंस। अगर ये सब में से कोई हैं तो वो इलीगल नहीं कहलाएंगे। दे आर फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। दे एंटर्ड इनटू December 31, 2014, मतलब 2014 December 31 से पहले एंट्री लिए होंगे। और दे आर नॉट इन सर्टेन ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा इंक्लूडेड इन 6 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो 6 शेड्यूल वाली जो स्टेट्स है ना उसमें से वहाँ से वो ना हो। और एरिया अंडर इनर लाइन परमिट दैट इज अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड। हमारा नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द सेड माइग्रेंट्स फ्रॉम एडवर्स पेनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पासपोर्ट्स एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 एंड फॉरेन एक्ट 1946 एंड रूल्ड और ऑर्डर मेड देयर अंडर, जिसमें से नेचुरलाइजेशन पीरियड रिड्यूस्ड फ्रॉम 11 ईयर टू 5 ईयर, मतलब ये नेचुरलाइजेशन पीरियड पहले 11 ईयर था, मतलब पहले आप अगर 11 ईयर्स अगर आप कंट्री में रहते हो तो ही आपको सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन मिलता, पर वो अब चेंज होके 5 ईयर्स हो गया है फॉर अबव कैटेगरी ऑफ द माइग्रेंट। फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब OCI कार्ड होल्डर के लिए भी नया प्रोविजन आया है। एक्ट प्रोवाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट में कैंसल OCI registration on 5 ground, मतलब these are the 5 grounds on which OCI cards can be कैंसल्ड। रजिस्ट्रेशन थ्रू फ्रॉड, अगर वो फ्रॉड के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। शोइंग डिसअफेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी अगर उसमें कुछ दिखता है तो। एंगेजिंग विद एनिमी ड्यूरिंग वॉर, नेसेसिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ द इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और पब्लिक इंटरेस्ट। और इफ within 5 years of the registration OCI has been sentenced to imprisonment for 2 years or more, मतलब जिन 5 साल में उसको नेचुरलाइजेशन मिलना था उसमें से अगर वो 2 साल जेल में रह लेते हैं तो उनका कार्ड कैंसिल हो जाएगा, मतलब OCI कार्ड होल्डर वो नहीं रहेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज डिस्पेल्ड कंसर्न रिगार्डिंग OCI कार्ड होल्डर being reclassified as foreigners, confirming that the existing OCI rules remains unchanged, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस था वो that will be remain unchanged। अब ये क्या है अबाउट OCI schemes was introduced by amending Citizenship Act 1955 in 2005, मतलब सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करके लाया गया था OCI को इन 2005। अ फॉरेन मिलिट्री पर्सनल either in service or retired are not entitled for grant of OCI. Person of Indian origin and OCI card holder has been merged under one category OCI in 2015, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड OCI कार्ड होल्डर को मर्ज करके एक ही कैटेगरी में ले आया था कभी 2015 को। उसके बाद एलिजिबिलिटी ऑफ OCI कार्ड होल्डर एनी फॉरेनर national except nation of Pakistan or Bangladesh, so these are the criteria except people of Pakistan and Bangladesh who was a citizen of India at the time of or at time after 26 January 1950, who was eligible to become a citizen of India on 26 January 1950, who belonged to territory that became part of India after 15th August 1947, who is child or grandchild or great grandchild of such citizens, मतलब किनका एज अ पार्ट ऑफ इंडिया जो पहले रहते थे, मतलब हु सिटीजन्स ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एनी टाइम आफ्टर 26 जनवरी 1955 वाला। फिर हु इज़ अ माइनर चाइल्ड ऑफ सच पर्सन मेंशन्ड अबव, और हु इज़ अ माइनर चाइल्ड एंड हुज बोथ पेरेंट्स आर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया और वन पेरेंट इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया।
अब यहाँ पे फॉरेन ओरिजिन स्पाउस ऑफ इंडियन सिटीजन्स और ओसीआई कार्ड होल्डर, स्पाउस मतलब उनके रिलेशन, मतलब जैसे पति पत्नी होते हैं ना उनका, हुज मैरिज रजिस्टर्ड फॉर एटलीस्ट 2 ईयर बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब वो जब एप्लीकेशन ओसीआई कार्ड होल्डर वाला लगाएंगे ना अपना सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए, तो वो कम से कम मैरिज का उनका 2 साल हो जाना चाहिए। ओके, अब बेनिफिट्स ऑफ ओसीआई कार्ड होल्डर ये क्या कहता है, मल्टीपल एंट्री मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग वीज़ा टू विजिट इंडिया, मतलब वो कितना बार भी आ जा सकते हैं। ओके, और मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट होगा। फिर इक्वालिटी विथ एनआरआईज इन सर्टेन फाइनेंशियल इकोनॉमी एंड एजुकेशनल मैटर, मतलब सेम दैट ऑफ एनआरआईज। फिर एक्सेप्शन क्या होगा उसमें, मतलब ओसीआई कार्ड होल्डर में क्या एक्सेप्शन है, एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर और प्लांटेशन लैंड एंड इन मैटर पर्टेनिंग टू देयर इंटर कंट्री अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, मतलब वो किसी एग्रीकल्चरल लैंड को एक्वायर नहीं कर सकते हैं और इंटर कंट्री अडॉप्शन ऑफ इंडियन चाइल्ड नहीं कर सकते, मतलब वो आके यहाँ पे इंडियन चाइल्ड को अडॉप्ट करके फिर बाहर नहीं लेके जा सकते हैं। फिर एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑन इंडियन सिटीजनशिप अंडर सेक्शन 5(1)(g ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years एज ओसीआई कार्ड होल्डर। अब यहाँ पे एक और कंडीशन आता है, ही हैज़ रिसाइडेड इन इंडिया फॉर 1 year आउट ऑफ 5 year बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन, मतलब अगर वो एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो कम से कम वो 1 साल यहीं पे रह चुके होंगे। एलिजिबल टू एनरोल इन नेशनल पेंशन स्कीम, अगर वो 1 साल रह लेते हैं तो वो एलिजिबल हो जाएंगे नेशनल पेंशन स्कीम का एट पार्ट एंड विथ नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस। फिर रेस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू ओसीआई कार्ड होल्डर, अब क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, ओसीआई डज नॉट कन्फर पॉलिटिकल राइट टू वोट, मतलब उनको राइट टू वोट का इजाज़त नहीं दिया जाएगा। नॉट एलिजिबल टू होल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट दैट इज प्रेसिडेंट आर्टिकल 58, मतलब वो इन सारे पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 66, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 एंड हाई कोर्ट जज या फिर आर्टिकल 217। उसके बाद नॉट एलिजिबल फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी रहेगा। विद रिगार्ड टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16, ये इनको नहीं मिल सकता है। नॉट एलिजिबल फॉर पब्लिक सर्विसेज पोजीशंस इन यूनियन और स्टेट अफेयर्स, मतलब उनको एक पब्लिक सर्विस पोजीशन होल्ड करना ये उनके लिए एक्सेप्शन है आफ्टर एक्सेप्ट फॉर द स्पेसिफिक पोस्ट डेजिग्नेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू स्पेशल ऑर्डर। अगर मान लो कोई दिया भी जाता है उनको कोई पोस्ट, तो दैट वुड बी स्पेशली डन फॉर हिम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एन ऑर्डर। और स्पेशल अप्रूवल क्या रहेगा, स्पेशल अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च, माउंटेनियरिंग, मिशनरी एक्टिविटीज, जर्नलिज्म एंड टू विजिट रेस्ट्रिक्टेड प्रोटेक्टेड एरियाज। तो इस समय इनको एक स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम दैट कंसर्न डिपार्टमेंट। ऑब्जर्वेशंस एंड अफर्मेटिव्स एक्शन, जिसमें सबसे पहला है हमारा, recently the growing number of US state has been imposing restriction or ban on diversities programs on university campuses, जिसमें से there are positive steps taken to increase the representation of certain historical oppressed groups in the society in areas of education, employment etc, जिसमें से comparison of affirmative action in India and US। तो क्या होता है, जैसे constitutional origin, तो इंडिया में क्या था, Constitution explicitly provides for affirmative action, but in USA not enshrined in Constitution, but equal protection clauses of 14th Amendment has been interpreted to permit affirmative actions। उसके बाद जिसमें पर्पस में टू रेमेडी हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ग्रुप सच एज अनटचेबल्स, और यूएसए में टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटी ग्रुप एंड वुमेन। उसके बाद टारगेटेड ग्रुप्स में जैसे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और यूएसए में अफ्रीकन अमेरिकन, मतलब किनको एक्सेप्शनली ट्रीट किया गया है, तो अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पैनिक, एशियन अमेरिकन एक्सेट्रा। अब सिस्टम में बेस्ड ऑन कोटा सिस्टम, और यूएसए में बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन DEE प्रोग्राम। ओके, मतलब डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन प्रोग्राम्स। और प्रोविजंस क्या है इंडिया में, आर्टिकल 15 क्लास 4, 16 क्लास 4 एक्सेट्रा इनेबल स्टेट टू प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन, जिसमें से आर्टिकल 15 क्लास 4 ये कहता है इनेबल स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांटेजेस ऑफ SEBs, मतलब सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स ऑफ और SC STs। और आर्टिकल 16 क्लास 4 ये कहता है इनेबल स्टेट्स टू मेक एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन सर्विस अंडर स्टेट, मतलब उनके लिए टू मेक एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट के लिए है। अब अमेरिका में है, बिगैन थ्रू अन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन 1961, लेटर सिविल राइट एक्ट
1964 enacted to give it a legal backing, मतलब after that 1964 a civil right act was enabled to give a legal backing. और अपर सीलिंग में मतलब अपर सीलिंग ऑफ 50% सीट बाय सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा सवानी जजमेंट और नो अपर लीगल लिमिट इन यूएसए. ओके, अब सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, उसमें recently Supreme Court in state of Punjab and others versus Davinder Singh and other case held that sub classification of scheduled caste is permissible to grant separate quota for more backward within the SC categories. मतलब SC categories को भी सब categorize कर दिया गया है with the help of this case. The key highlight of this judgment जिसमें scheduled caste notified under article 341 clause 1 are heterogeneous group of castes, रेसेस और ट्राइब्स विथ वेरिंग डिग्री ऑफ बैकवर्डनेस. मतलब ये जो एससी कैटेगरी के जितने भी लोग हैं ना, दे आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कास्ट, मतलब डिफरेंट कास्ट आर रिसाइडिंग ओवर हियर विद डिफरेंट रेसेस एंड ट्राइब्स विथ वेरिंग डिग्री ऑफ बैकवर्डनेस. मतलब सम आर अबव एवरेज एंड सम आर बिलो एवरेज इन दैट रेंज. तो आर्टिकल 341 क्लॉज 1 प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई कास्ट, रेसेस और ट्राइब्स एज एससीज फॉर एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और सब क्लासिफिकेशन विद इन एससीज डज नॉट वायलेट आर्टिकल 341 क्लॉज 2. मतलब अगर सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससी कास्ट अगर करते हैं तो इट इज़ नॉट वायलेटिंग आर्टिकल 341 क्लॉज 2 बिकॉज कास्ट आर नॉट पर सी इंक्लूडेड इन और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट. मतलब कास्ट ना तो लिस्ट से हटाया गया है ना ऐड किया गया है. इसीलिए आर्टिकल 341 क्लॉज 2 पार्लियामेंट में बी बाई लॉ इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी कास्ट, रेस और ट्राइब फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एससी बाई पासिंग अ लॉ. अब स्कोप ऑफ सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव actions including subclassification is to provide substantive equality of opportunity for backward classes. मतलब equal treatment to backward classes है. A substantive equality refer to principles that law must account for different background and historical injustice faced by person on the groups. मतलब it's providing equal justice to everyone. अब state can subclassify based on inadequate representation of certain castes. However, state must establish that inadequacy of representation of caste group is because of backwardness. तो यहाँ पे state को ये order मिला है, मतलब responsibility मिला है, so that they can sub categorize the SC category peoples into different sub categorizations, or however their sub categorization should be based on their backwardness. Okay, अब state must collect data on inadequacy of representation in service of the state. A state cannot act on its will or political expediency and its decision in amenable or to judicial review. मतलब state cannot, मतलब वो खुद से काम नहीं कर सकते हैं. Okay, there should be some kind of criteria, otherwise it would be amenable to judicial review. Or court classified that while allowing sub classification, the state cannot earmarks 100% रिजर्वेशन फॉर सब क्लास. मतलब सब क्लास को पूरा 100% रिजर्वेशन नहीं दे सकते. ओके, इट्स अ कैप ऑफ 50%. उसके बाद कोर्ट नोटेड दैट सब क्लासिफिकेशन वाज परमिटेड बाय सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस अंडर आर्टिकल 342 क्लॉज ए इंट्रोड्यूस्ड इन 2018, which empowers the president to prepare a list of socially and educationally backward classes. अब judicial प्रोनाउंसमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ रिजर्वेशन ये क्या कहता है? इंदिरा सवानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज्ड दैट गवर्नमेंट मस्ट एक्सक्लूड क्रीमी लेयर विद इन ओबीसी कैटेगरी फॉर बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन. मतलब क्रीमी लेयर का कंसेप्ट यहाँ पे लाया गया था इस जजमेंट में, जिसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट शुड बाइफरकेट द क्रीमी लेयर फ्रॉम ओबीसी कास्ट. और उसके बाद दूसरा केस है हमारा ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें जो 2004 को लिया गया था. सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससी अमाउंटेड टू टिंकरिंग विद द प्रेसिडेंशियल लिस्ट एंड देयरफॉर वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 341 क्लॉज 2 विथ एक्सक्लूसिवली वेस्ट पावर इन द पार्लियामेंट. मतलब ये टिंकरिंग का मतलब ये होता है ना, आप उसे छिड़कानी कर रहे हो. ओके, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एससी अमाउंटेड, मतलब अगर आप शेड्यूल कास्ट को अगर आप और सब कैटेगराइज करते हो ना, तो आप खिलवाड़ कर रहे हो किससे? तो आर्टिकल 341 क्लॉज 2 से. ओके, तो इसी को अमेंड किया गया है. ओके, अब यहाँ पे जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ क्रीमी लेयर कंसेप्ट टू आर्टिकल 341 एंड 342 डज नॉट टिंकर विद प्रेसिडेंशियल लिस्ट. ओके, तो मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो टिंकरिंग
हो रहा था ना यहाँ पे, जैसे यहाँ ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में जो कहा गया है इट इज टिंकरिंग विद द आर्टिकल 341 क्लॉज 2, तो जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 में कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें रिसेंटली Chief Minister of Uttarakhand announced that Uniform Civil Code UCC will be implemented in state from January 2025। तो UCC अब उत्तराखंड में आ रहा है फ्रॉम जनवरी 2025 में। अब बैकग्राउंड ऑफ UCC क्या है, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में ये है लेक्स लॉ की रिपोर्ट, जिसमें यूनिफॉर्मिटी इन कोडिफाइंग इंडियन लॉ related to offense, evidence and contract, Muslim and Hindu personal law should not कोडिफाइड। ओके, और इसमें BN राव कमेटी जो कोडिफाइड हिंदू लॉ विच वुड गिव इक्वल राइट्स टू वुमेन। अब हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या कहता है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जिसमें प्रोविजन फॉर सिविल मैरिज फॉर पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडियन नेशंस इन फॉरेन कंट्रीज। मतलब there are provisions for civil marriage for India, for Indian people and Indian people living in foreign countries, और 4 मेजर इनैक्टमेंट ऑफ हिंदू लॉ, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। उसके बाद about uniform civil code, it refers to unitary system of personal law applicable to all irrespective of religion। मतलब religion is not the matter of fact, और matter under scope of personal law include marriage, divorce, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, एडॉप्शंस एंड सक्सेशंस ऑफ प्रॉपर्टीज। ओके, मतलब ये सारा टॉपिक उसमें रिलाई करेगा यूसीसी में। और आर्टिकल 44 अंडर पार्ट 4 डायरेक्ट्स दैट स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर सिटीजन एज अ यूसीसी थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब आर्टिकल 44 पार्ट 4 ये कहता है कि यूसीसी उन पे लागू होगा एनीवेयर रिसाइडिंग इन इंडिया। उसके बाद करंट स्टेटस क्या है, करेंटली इंडियन पर्सनल लॉ इज कम्प्लेक्स विथ ईच रिलीजियन एडहरिंग टू स्पेसिफिक लॉज। मतलब स्पेसिफिक लॉ लाने के लिए इट्स अ हार्ड प्रोसेस। इसलिए फॉर इंस्टेंस हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 गवर्न्स हिंदू, सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट, और मुस्लिम पर्सनल लॉ गवर्न्स मुस्लिम्स, एंड इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 अप्लाइज टू क्रिश्चियन, पारसीज एंड ज्यूस। मतलब इंडियन सक्सेशन एक्ट किसके लिए है, क्रिश्चियन, पारसी एंड ज्यूस के लिए। और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 किसके लिए है, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट के लिए। और मुस्लिम पर्सनल लॉ गवर्न्स मुस्लिम। इन गोवा अ फॉर्म ऑफ कॉमन सिविल कोड इज इन प्रैक्टिस अंडर पोर्चुगीज सिविल कोड ऑफ 1867। ओके, तो ये तो आपको पता होगा ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991, जिसमें रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट बेयर्ड सिविल कोर्ट नेशन वाइड फॉर रजिस्टरिंग न्यू सूट्स चैलेंजिंग द ओनरशिप ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप और ऑर्डरिंग सर्वे ऑफ डिस्प्यूट रिलीजियस साइट्स अंटिल फर्दर नोटिस। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला है दैट यू कैन नॉट रजिस्टर द प्रॉपर्टी ऑफ दैट प्लेस विच इज यूज टू बी वर्शिप्ड टू एनी सिंगल एंटिटी। और उसके बाद एक और ऑर्डर दिया है ऑर्डरिंग द सर्वे ऑफ द डिस्प्यूट, मतलब कोई सर्वे भी नहीं करवा सकते। तो इसीलिए एक सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी फिलहाल स्टे लगवाया है। फिर अबाउट प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 ये क्या कहता है, एक्ट डिक्लेयर्स दैट रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप शैल कंटिन्यू टू बी as same as it was अगस्त 15 1947। मतलब वो ये कह रहा है कि जो कैरेक्टर अगस्त 15 1947 में था वो अभी भी सेम वही है। इट सेज नो पर्सन शैल कन्वर्ट एनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन इनटू वन ऑफ द डिफरेंट डिनोमिनेशन और सेक्शन। मतलब ये कह रहा है कि जिसके लिए वो वर्शिप किया जा रहा था फिलहाल वो उसी के लिए आप वर्शिप करोगे और उनका डिनोमिनेशन चेंज नहीं कर सकते। इसमें स्टे लगा है। इट ऑल्सो इम्पोजेज अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस ऑन स्टेट टू मेंटेन रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एवरी प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स एंड इट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब जो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस में एग्जिस्ट किया गया है फिलहाल अभी उसका स्ट्रक्चर वही रहेगा। टू इट डिक्लेयर दैट ऑल द सूट्स, अपील्स और एनी प्रोसीडिंग रिगार्डिंग कन्वर्टिंग द कैरेक्टर ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप which are pending before any court or authority on August 15 1947 will abate as soon as the
लॉ कम्स इनटू फोर्स, मतलब वो अभी फिलहाल रुक जाएगा एज सुन एज द लॉ कम्स इनटू फोर्स। अब एक्सेप्शन प्रोवाइडेड क्या है, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस ऑन द स्टे। डिस्प्यूट साइट इन अयोध्या इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द एक्ट, मतलब ये डिस्प्यूटेड साइट जो अयोध्या है तो उसको एक्सेप्ट कर दिया गया है। फिर एक्ट ऑल्सो डज नॉट अप्लाई टू मॉन्यूमेंट्स एंड साइट कवर्ड बाई एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। अगर देखो, अगर आर्कियोलॉजिकल साइट में अगर ये स्टे लगा देते हैं तो हम लोग एविडेंसेस फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए उस पर भी एक्सेप्शन लगाया गया है। फिर एनी डिस्प्यूट्स दैट हैव बीन फाइनली सेटल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ और एनी कन्वर्शंस ऑफ एनी सच प्लेसेस इफेक्ट बिफोर सच कमेंसमेंट बाई एक्विंसेंस। उसके बाद पेनल्टीज। अब पेनल्टीज क्या है, सेक्शन 6 of Act prescribe a punishment of maximum of 3 year imprisonment along with a fine of contravening the provisions of the Act। मतलब या तो आपको 3 साल का जेल हो सकता है या फिर कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा जब आपका कोर्ट ऑर्डर निकलेगा तब। ओके, प्रिवेंटिव डिटेंशन इन जसीला साजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2024, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड दैट राइट ऑफ डिटेन, मतलब जो पर्सन डिटेन किया गया है, टू मेक अ इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब ही कैन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ अगेंस्ट द प्रिवेंटिव डिटेंशन। जिसमें यह कहा गया है कि व्हाट प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन, इट मीन्स डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल, मतलब उन पे कोई भी मुकदमा नहीं चल रहा है एंड कन्विक्शन बाय अ कोर्ट, लेकिन उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है। क्यों रखा गया है, ऑन मियर रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हिम डूइंग एन एक्टिविटी डेंजरस टू पब्लिक ऑर्डर, मतलब वो पब्लिकली कुछ हार्म कर रहे होंगे, इसीलिए उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है। और पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22। फिर कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड 22 क्लॉज 2। These protections are not available to a person arrested or detention under the preventive detention law article 22 clause 3। अब उसके बाद ये इन पे लागू नहीं होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो आर्टिकल 22 क्लॉज 1, जिसमें राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ अरेस्ट ग्राउंड, मतलब उनको क्यों अरेस्ट किया गया है, ही हैज़ राइट टू बी नोन, और वो किसके तहत, आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में। और आर्टिकल 22 क्लॉज 4 में ये कहता है डिटेंशन बियॉन्ड 3 मंथ रिक्वायर्स एडहेसिव बोर्ड अप्रूवल, मतलब और एडहेसिव बोर्ड अप्रूवल, फिर से एक और अप्रूवल चाहिए अगर उनको 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन कर रहे हैं तो। दिस बोर्ड्स आर सेट अप बाई स्टेट्स एंड नॉर्मली कंसिस्टेड ऑफ रिटायर्ड जज एंड ब्यूरोक्रेट्स। और आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ये कहता है प्रेजेंटेशन बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एंड डिटेंशन बिफोर रिक्वायर्स मजिस्ट्रेशन अप्रूवल, मतलब उनको डिटेंशन से पहले मजिस्ट्रेट अप्रूवल चाहिए और उनको 24 घंटा अरेस्ट के बाद प्रेजेंट करना पड़ेगा एज इन सिविल कोर्ट पे। फिर आर्टिकल 22 क्लॉज 5 ये कहता है अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन एंड अपॉर्चुनिटी टू कंटेस्ट डिटेंशन ऑर्डर। अब इफ देयर इज अ फेलियर और इवन डिले इन फर्निशिंग डॉक्यूमेंट रिलाइड on for such detention, it would amount to denial of right to make an effective representation under article 22 clause 5। मतलब अगर वहाँ पे कोई भी डिले होता है फॉर रिप्रेजेंटेटिंग द डॉक्यूमेंट रिलाइड टू फॉर सच डिटेंशन, उस डिटेंशन को प्रूफ करने के लिए इट वुड अमाउंट टू डिनाइल ऑफ राइट टू मेक इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 5। तो लॉ दैट परमिट्स प्रिवेंटिव डिटेंशन, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, UAPA 1967, Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act COFEPOSA 1974, Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodity Act PBMSECA 1980, etc. फिर ground of preventive detentions, security of state, foreign affairs और security of India, maintenance of public order, maintenance of supplies and essential services and defenses, ये सब ground of preventive detention था। ओके, अब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, जिसमें कोर्ट गेव अ ग्रीन फ्लैग टू प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्सप्लिसिट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 22 क्लॉज 5। तो ड्यू टू आर्टिकल 22 क्लॉज 5 के कारण कोर्ट हैज़ गिवन द ग्रीन फ्लैग टू प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। और दूसरा है हमारा तिब्बन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1954, जिसमें सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट अ कोर्ट रूम इजंट इवन competent टू इंक्वायर इनटू रियलिटी और इन एनी केसेस ऑफ फेसेस विच आर referred as ground for detainment, मतलब कोर्ट रूम इज इवन नॉट अ competent एरिया टू इंक्वायर इनटू द रियलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। ओके, अब पर्सनैलिटी राइट्स, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट इन एन इंटरिम ऑर्डर restrained various entities, e-commerce stores, AI chatbots, etc. from misusing actors' name,
images, voice and likeness without his consent. मतलब cannot use the actor's name, image, voice, likeness without his consent. अब personality rights क्या कहता है? It refers to right of a person to provide his her personality including name, voice, signature, image or any other feature easily identified as a mark of personality. मतलब वैसा कुछ भी आप साइन यूज़ नहीं कर सकते जो उसके पर्सनैलिटी को दर्शाता है, मतलब पता चल जाए कि वो किसका पर्सनैलिटी का आप यूज़ कर रहे हो। रिसेंटली अनिल कपूर का जो केस हुआ था ना, उन्होंने कहा था झकास, तो उसी से रिलेटेड ये आया हुआ है। ओके, फिर दे आर नॉट expressively mentioned in any statute in India but are traced to fall under the right to privacy and right to property. मतलब ये कह रहा है कि भले वो कहीं मेंशनड नहीं है पर इट इज़ एक्चुअली बिलोंगिंग टू देम, इसीलिए उनके राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू प्रॉपर्टी वो बन जाता है। अब टू कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी राइट्स क्या है? राइट टू पब्लिसिटी और राइट टू प्राइवेसी। तो राइट टू पब्लिसिटी में क्या है? राइट टू प्रोटेक्ट वंस इमेज एंड लाइकनेसनेस, जिसमें से ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत ये आता है और कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत। और दूसरा है हमारा राइट टू प्राइवेसी में प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेशन, जिसमें वो फॉल करता है आर्टिकल 21 में। क्या फॉल करता है? प्रोटेक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेशन। और दूसरा है जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस 2017। ओके, ये राइट टू प्राइवेसी का था ना, जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2024 में बिल जो चल रहा है अभी, पता है ना आपको ये क्या बोल रहा है? डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इन्हीं के तहत आया था, मतलब जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस 2017 के रिस्पेक्ट में आया था। ओके, अब पॉस्थमस पर्सनैलिटी राइट्स वो क्या है? डिफेमेशन सूट कैन बी फाइल्ड अंडर इंडियन पिनल कोड फॉर डेरोगेटरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डिसीज्ड पर्सन रेपुटेशंस और देयर फैमिली। मतलब अगर आप किसी पर्सन के फैमिली या फिर उनको उनके पर्सनैलिटी को आप डिग्रेड करते हो तो आप में डिफेमेशन का केस भी चल सकता है। और एम्बलेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1958 वो ये कहता है कि प्रोटेक्ट्स अनऑथराइज्ड यूज ऑफ फ्यू डिग्निटरीज नेम्स एंड सिंबल्स लिस्टेड इन इट्स शेड्यूल्स। मतलब किसी का नेम और फेम खराब नहीं कर सकते हो। ये किसके तहत आ रहा है? प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 के तहत। पर्सनैलिटी राइट्स एक्ट अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशन ये क्या कहता है? देयर इज नो एक्सप्लिसिट इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटी ऑन प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक राइट्स टू, हाउएवर सर्टेन पब्लिसिटी राइट्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन। मतलब वैसा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है but still you can derive from Rome Convention 1961 which tells that it protects performer right, phonogram producers rights and ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। तो ये कन्वेंशन रोम कन्वेंशन 1961 में है। और ट्रिप्स एग्रीमेंट दैट इज 1994 वाला ये है कि इट सिक्योर्स सर्टेन राइट्स ऑफ फोनोग्राम प्रोड्यूसर्स, लाइव परफॉर्मेंस एंड ब्रॉडकास्ट राइट्स। और वीपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम ट्रीटी ये यह कहता है इट प्रोटेक्ट्स राइट ऑफ परफॉर्मर एंड फोनोग्राम प्रोड्यूसर पर्टिकुलरली इन डिजिटल इन्वायरमेंट। Judicial pronouncement in context of personality right, Arun Jaitley versus Network Solutions Private Limited and Organizations Case 2011, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट पॉपुलैरिटी और फेम ऑफ एनी इंडिविजुअल विल बी नो डिफरेंट ऑन इंटरनेट देन इन रियलिटी। और दीपा जया कुमार वर्सेस AI विजय 2019 मद्रास हाई कोर्ट में उन्होंने यह डिसीजन दिया था पर्सनैलिटी publicity and privacy right of any individual cannot be inherited by a person legal heir after his her death। मतलब किसी का पर्सनैलिटी राइट अगर फिर वो इनहेरिट नहीं कर सकते हैं उनके सन या डॉटर आफ्टर हिज डेथ और हर डेथ। अब अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारा ये है एनिमी प्रॉपर्टी, जिसमें अन एनिमी प्रॉपर्टी इन उत्तर प्रदेश बिलोंग टू एन एंसेस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ इज डायरेक्टेड फॉर सेल। तो ये जो एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी ऑफ पाकिस्तान फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ इज डायरेक्टेड फॉर, अब वो सेल पे है। अब एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 डिफाइंस एन एनिमी एज अ कंट्री एंड इट्स सिटीजन दैट कमिटेड external aggression against India, that is Pakistan and China। और enemy property is a property that belong to or was managed on behalf of an enemy। मतलब किन्हीं के behalf, मतलब enemy property वो है जो मैनेज किया जा रहा था on behalf of enemy। और 2017 amendment to the act expanded the definition of enemy to include a legal heir or successor of enemy whether or not citizen of India or citizens of country which is not an enemy who has changed its nationality। A 1968 act empowers custodian of enemy property of India under Ministry of Home Affairs for preservation, management, control and selling of enemy properties। हमारा नेक्स्ट है राइट टू बी फॉरगॉटन
RTBF, जिसमें सुप्रीम कोर्ट विल एग्जामिन द इशू ऑफ राइट टू बी फॉरगॉटन कंसर्निंग डिजिटल प्राइवेसी, जिसमें से अबाउट राइट टू फॉरगॉटन क्या कहता है, इट इज ऑल्सो नोन एज राइट टू इरेश्योर एंड डील्स विद इंडिविजुअल राइट टू हैव कंट्रोल ऑफ यूज ऑफ पर्सनल डेटा बाय ऑर्गेनाइजेशन. राइट टू बी फॉरगॉटन, इट्स ओरिजिन इज राइट टू ऑब्लिविजन इन फ्रेंच जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें हाउएवर राइट टू बी फॉरगॉटन इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, मतलब ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है. इन जस्टिस केस पुट्टास्वामी केस 2070, सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड राइट टू बी फॉरगॉटन एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21. मतलब इन जस्टिस केस पुट्टास्वामी केस 2019 में RTBF को एज एन राइट ऑफ लाइफ अंडर आर्टिकल 21 में लिया गया था. और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 डज नॉट मेंशन द राइट टू बी फॉरगॉटन, लेकिन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 राइट टू फॉरगॉटन को कंसर्न नहीं लेता है. यूरोप्स GDPR लॉ कवर्स द राइट टू बी फॉरगॉटन. अब इनर लाइन परमिट ये क्या है? स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड हैज अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनर लाइन परमिट इन चुमोकेदिमा, न्यूलैंड एंड दीमापुर डिस्ट्रिक्ट. ये तीनों में इनर लाइन परमिट एज इन इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है. और इट इज़ एन ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट दैट अलाउज इंडियन सिटीजन टू ट्रैवल इनटू द प्रोटेक्टेड एरिया फॉर अ लिमिटेड पीरियड. मतलब इन केस अगर आप अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड ये सब स्टेट में जाते हो तो आपको एक डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट लेना पड़ेगा. तो दैट इज टर्म्ड एज इनर लाइन परमिट, और particularly in these 3 districts of Nagaland. और ILP system aims to regulate movement near Indian international border. और ILP is officially used to protect the tribal culture in north eastern region. मतलब ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ILP डॉक्यूमेंट लाया गया है. और जैसे कि वहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री भी है ना म्यांमार से कनेक्टेड, इसीलिए ये एक लीगल पेपर आपको लेके चलना पड़ेगा. अब जेनेसिस कहाँ से आया है इनर लाइन परमिट का? तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ 1873. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ILPs, वन फॉर टूरिस्ट एंड अदर फॉर लॉन्ग टर्म स्टेज, often for employment purposes. और state under ILP अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर. Not eligible for ILPs NRIs Indians who are staying abroad for more than 6 months, PIO card holder and OCI holders, they will have to apply for regular protected restricted area permit. A protected area permit, that is PAP, restricted area permit RAP क्या है? Under Foreigner Protected Area Order 1958, all areas falling between inner line permit and international border for state has been declared as protected area. तो all the areas falling under inner line and international border of the state वो डिक्लेयर कर दिया गया है एज एन प्रोटेक्टेड एरिया. और करेंटली प्रोटेक्टेड एरिया आर लोकेटेड इन द फॉलोइंग स्टेट्स. तो कहाँ कहाँ है? होल ऑफ द अरुणाचल, पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड राजस्थान एंड उत्तराखंड, होल ऑफ सिक्किम, पार्टली इन द प्रोटेक्टेड एरिया एंड पार्टली इन द रेस्ट्रिक्टेड एरिया. मतलब होल ऑफ द सिक्किम को पार्शली एज अ प्रोटेक्टेड एरिया लिया गया है और पार्शली एज अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया लिया गया है. अंडर फॉरेनर्स रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑर्डर 1963, एरिया डिक्लेयर्ड एज अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया इंक्लूड्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एंटायर यूनियन टेरिटरी ऑफ सिक्किम, पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स. ओके, मतलब एंटायर अंडमान एंड निकोबार को लिया गया है और पार्ट्स ऑफ सिक्किम को लिया गया है. अ फॉरेनर इज नॉट नॉर्मली allowed to visit protected restricted area unless it is eligible to satisfaction of the government that there are extraordinary reasons to justify such visit. मतलब as an extraordinary reason होना चाहिए so that you can visit that area. मतलब आपके पास एक valid reason होना चाहिए आप क्यों उस particular state में जा रहे हो. Every foreigner except a citizen of Bhutan who desire to enter and stay in protected or restricted area are required to obtain a special permit from the कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. मतलब एक्सेप्ट द सिटीजन ऑफ भूटान, लीगल परमिट होना चाहिए आप उस पर्टिकुलर स्टेट में जाके रहने के लिए, एक्सेप्ट दैट ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन भूटान. ओके, और नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशन, जिसमें सबसे पहला है फिजिकल फेडरलिज्म, जिसमें रिसेंटली सम स्टेट हैज़ मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द सेंटर फॉर डिस्प्यूट ओवर शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन टू सम स्टेट्स, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में वो स्टेट्स गए हैं. अब फिजिकल फेडरलिज्म क्या कहता है? इट रिफर्स टू हाउ फेडरल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट शेयर फंडिंग्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन इंडियन फेडरल सिस्टम, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यह कहता है डिफाइनिंग इंडिया एज अ फिजिकल फेडरलिज्म अरेंजमेंट, जिसमें 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनल delineates
tax bases between union and state article 246 और distribution of revenue जिसमें classification of tax revenue between union and state is as follows: taxes levied and collected by center but wholly assigned to the state article 269 के अकॉर्डिंग, और लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी इन कोर्स ऑफ इनर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स आर्टिकल 269A which is distributed between center and state on recommendation of GST Council. अब taxes levied and collected by union corporation tax, personal income tax, central GST etc. and distributed between union and state according to article 270 on recommendation of finance commission. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू कुछ इस तरह था। अब बेसिस ऑफ डिवॉल्यूशन मतलब कितना परसेंटेज स्टेट को मिलना चाहिए विद सेंटर, ये वर्टिकल डिवॉल्यूशन होता है, मतलब शेयर ऑफ स्टेट फ्रॉम डिविजिबल पूल विच प्रेजेंटली स्टैंड एट 41% बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। एनके सिंह ने 15th फाइनेंस कमीशन के तहत 41% टैक्स डिवॉल्यूशन दिया था टू स्टेट, जिसमें हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन इच रिफर्स टू distribution among the state from the share allocated to state based on various criteria. As per 15th Finance Commission, the assigned criteria with their weights are income distance 45%, area 15%, population 2011 15%, demographic performance 12.5%, forest and ecology 10% and taxes and physical efforts 2.5%. ये था horizontal devolution. ओके और ये था हमारा वर्टिकल डिवोल्यूशन जो कि 41% था। अब ग्रांट इन एड क्या है? सेंटर प्रोवाइड्स ग्रांट इन एड टू स्टेट एज पर आर्टिकल 275 और बोरोइंग एज पर आर्टिकल 292। यूनियन गवर्नमेंट हैज power to borrow money either within or outside country, while article 293 a state government can borrow within India and not abroad. According to article 292 it provides power to यूनियन गवर्नमेंट टू बोरो फ्रॉम आइदर स्टेट और फ्रॉम आउटसाइड कंट्री, और वही आर्टिकल 293 इट गिव्स पावर टू स्टेट इट कैन बोरो विद इन इंडिया। ऑल्सो इफ अ स्टेट इज इन डेब्ट टू यूनियन इट मे नॉट रिजॉर्ट टू फर्दर बोरोइंग विदाउट प्रायर कंसेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। मतलब अगर कोई स्टेट ने कर्ज लिया हुआ है यूनियन से और अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है तो इट कैन नॉट टेक अनदर लोन without any prior permission with union government. और finance commission article 280 provides for finance commission to educate sharing of resources between the union and state। ये article 280 के तहत होता है। status of state finance जिसमें state finance only 58% of their revenue expenditure for their revenue source, और debt GDP ratio of state stands at 27.5%, that is of March 2023। मतलब ये कितना स्टैंड करता है? डेब्ट टू जीडीपी रेशियो ऑफ स्टेट स्टैंड्स एट 27.5% अकॉर्डिंग टू मार्च 2023। अब सोर्सेस ऑफ स्टेट रेवेन्यू मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आता है स्टेट को, तो ये टैक्स से आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू और ग्रांट फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट। तो टैक्स में अगर देखा जाए तो स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू और टैक्स डिवॉल्यूशन फ्रॉम सेंटर, मतलब जो कि सेंटर देता है स्टेट को, तो टैक्सेस ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज, और स्टेट्स का अपना टैक्स दैट इज टैक्सेस ऑन इनकम और टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू जो स्टेट्स को मिलता है वो कहाँ से आता है? डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पीएसईज और फीस फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ओके, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है स्टेट का। और ग्रांट फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट कुछ ग्रांट की एड देता है ना स्टेट को, वो किस लिए है? तो डिजास्टर रिलीफ ग्रांट्स, ग्रांट फॉर लोकल बॉडीज और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, ये तीनों तरह का पैसा स्टेट्स को मिलता है। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मतलब SCS was demanded by बिहार एंड आंध्र प्रदेश, मतलब दोनों स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए था। अब अबाउट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इज ए क्लासिफिकेशन गिवन बाय सेंटर टू असिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ दोज स्टेट that faces geographical and socio-economic disadvantages. It was first introduced in 1969 on recommendation of 5th Finance Commission। तो ये सबसे पहले कब आया था? 1969 में। और किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था? 5th Finance Commission। In 1969 जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, नागालैंड वेर ग्रांटेड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो 1969 में किसको किसको मिला था? जम्मू एंड कश्मीर को, आसाम को और नागालैंड को। और लेटर सिक्किम, त्रिपुरा एक्सेट्रा वेर गिवन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स यूज टू रिसीव ग्रांट बेस्ड ऑन गडगिल मुखर्जी फार्मूला। तो
इनको जो एड मिलता है ना वो किसके अकॉर्डिंगली मिलता है, तो गडगिल मुखर्जी फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड एनी प्रोविजन फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ एनी स्टेट्स इन इंडिया स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं दिया है अलॉन्ग विच इफ अ स्टेट्स फॉल इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, इसलिए उसमें कोई ऐसा रूल्स नहीं दिया है। हाउएवर अ वाइड रेंज ऑफ स्पेशल प्रोविजंस आर अवेलेबल टू एज मेनी स्टेट्स that have been listed under Article 371, 371A to 371H and 371J. On recommendation of 14th Finance Commission, special category status ceases to exist and thus no special category status has been granted to any state। मतलब आफ्टर 14th फाइनेंस कमीशन किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया गया है। और करंट स्पेशल फंडिंग पैटर्न टू नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट एक्सेट्रा इज on account of recommendation of subgroup of chief minister and not as per special category status। अब क्राइटेरिया फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, मतलब अगर कोई स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कहलाता है तो व्हाट आर द क्राइटेरिया इट शुड फुलफिल, तो हाईली एंड डिफिकल्ट टेरेन, लो पॉपुलेशन और साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलॉन्ग विद बॉर्डर विद नेबरिंग कंट्रीज, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस और नॉन अवेलेबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस। ओके, अब स्पेशल पैकेज क्या होता है? रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार एंड आंध्र प्रदेश has been demanded special finance package for their respective state। मतलब उन लोग को सबसे पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए था, पर इन केस इफ दे आर नॉट गेटिंग सो दे डिमांडेड फॉर स्पेशल पैकेज, फाइनेंशियल पैकेज। ओके, अब स्पेशल पैकेज रिफर्स टू सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द स्टेट facing geographical and socio-economic challenges, मतलब if their geographical terrains are not good they can be provided with special finance package offering them additional financial assistance and other benefits। special packages are purely discretionary, मतलब वो उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली होता है, मतलब इफ दे वांट दे कैन गिव, इफ दे डोंट देन इट्स ऑफ देयर ओन चॉइस। दे मे बी नीड बेस्ड बट द नीड इज नॉट द proximity reason for granting a special package, मतलब इट्स नॉट ओनली द रीजन टू हैव अ स्पेशल पैकेज। फिर इट इज एन एडिशनल ग्रांट अंडर आर्टिकल 282 विच फॉल्स अंडर मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजंस। फिर आर्टिकल 282 डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स एम्पावर सेंटर एंड स्टेट टू मेक एनी ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक purposes even if it is not within their respective legislative competence। अब नेक्स्ट है हमारा 6th शेड्यूल जो कहता है देयर इज एन इंक्रीज्ड डिमांड फॉर इंक्लूजन ऑफ लद्दाख इन 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब देयर इज अ डिमांड, अभी सोनम वांगचुक का जो चल रहा था ना वो इसीलिए चल रहा था कि दे ही वांटेड टू इंक्लूड लद्दाख इनटू 6th शेड्यूल। अब ये है क्या 6th शेड्यूल? 6th शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244 क्लॉज 2 रिजल्ट फ्रॉम बारडोलाई कमेटी रिकमेंडेशन। फिर इट एम्पावर्स गवर्नर टू क्रिएट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मतलब ADCs एंड ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स ARCs इन 6th शेड्यूल एरियाज स्टेट। अब ADCs क्या है? कंसिस्ट ऑफ not more than 30 member for nominated by governor and 26 elected। तो ADCs यही है, ADCs autonomous district councils which consist of 30 member, 4 are nominated by the governor and 26 elected। फिर at present there are 10 such ADCs in 4 states। अब ARCs क्या है? autonomous regional council covers a specific tribes within a region of autonomous district। ADCs and ARCs have power to make laws on subject like forest management, एग्रीकल्चर, इनहेरिटेंस, मैरिज, सोशल कस्टम्स एक्सेट्रा, मतलब ये इन सारी कैटेगरीज में लॉ बना सकते हैं। दे ऑल्सो हैव द पावर टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, इम्पोज टैक्स, रेगुलेट ट्रेडिंग्स, कलेक्ट रॉयल्टीज फ्रॉम द मिनरल एक्सट्रैक्शन एक्सेट्रा। अब डिफरेंस बिटवीन 5th एंड 6th शेड्यूल क्या है? जैसे एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये कहाँ लागू होगा? सर्टेन शेड्यूल एरियाज डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। करेंटली देयर आर 10 स्टेट्स, मतलब टोटल 10 states which comes under 5th schedule, while there are 4 states which come under 6th schedule। they are Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram। अब एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी क्या है? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। और 6th शेड्यूल में कौन है? ADC एंड ARCs, दैट इज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल। अब पावर क्या है? TAC being the tribes advisory council being the creation of legislative assembly of the state has limited power which are mostly एग्जीक्यूटिव, मतलब दे आर यूज फॉर एग्जीक्यूटिव पावर्स। और 6th शेड्यूल में एक्सटेंसिव पावर इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशंस। और पैसा मतलब प्रोवाइडिंग एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, तो वो एप्लीकेबल है 5th शेड्यूल्ड एरिया में और नॉट एप्लीकेबल इन 6th शेड्यूल्ड एरिया में। ओके, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स में रिसेंटली June 2 मार्क द 10 ईयर फॉर फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट्स। तो तेलंगाना कब बना था? 2014 में।
Procedure for formation of new states, Article 3 according, provisions for formation of new states and alterations of area, boundaries or names of existing states as per this. इसमें power rely on Parliament may by law form a new state by separating territory from any states, uniting two or more states, uniting part of states and uniting any territories टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट्स, जिसमें से प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन यह है सच बिल शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली ऑन प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशंस और कंसल्टेशंस विद स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें बिफोर रिकमेंडिंग अ बिल which affects areas, boundaries or names of any state, President shall refer this bill to legislature of that state to express its view within a specified time. मतलब एक डिजायर्ड टाइम दे दिया जाएगा और उसमें स्टेट्स अपना व्यूज एक्सप्रेस कर सकता है. और पार्लियामेंट कैन क्रिएट अ न्यू स्टेट थ्रू ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन दैट इज विद सिंपल मेजोरिटी. मतलब पार्लियामेंट कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट विद सिंपल मेजोरिटी. और फॉर्मेशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू क्रिएट अ न्यू डिस्ट्रिक्ट और अल्टर abolish existing ones in the state. Changes can be made by passing an executive order or law in the state assembly. Okay, तो मतलब न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्म करने के लिए स्टेट के पास अपना पावर है. और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, जिसमें बेरूबारी यूनियन केस 1960 ये कहता है सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सीजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन कंट्री. मतलब आर्टिकल 3 यह कहता है यू कैन नॉट सीज द इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन कंट्री. और दूसरा है इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द Article 368 or consequently 9th Constitutional Amendment Act 1960 was enacted to transfer certain territory to Pakistan. Okay, अब यहाँ पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी और कमीशन इन एसके धर कमीशन 1948 recommended reorganization on the basis of administrative convenience rather than linguistic factors. States should be formed on the basis of administrative convenience rather not on linguistic manner. Rather, JVP committee named after its member Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and Pattabhai Sitaramaiah 1948 rejected language as a basis for reorganization of the state. मतलब they rejected as an language as the basis, मतलब language should not be the basis to formation of any state. अब यहाँ पे फजल अली कमीशन 1953 आइडेंटिफाइड 4 फैक्टर फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन दैट इज फॉर अ स्टेट टू फॉर्म. देयर आर 4 फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू फजल अली कमीशन, जिसमें से पहला है प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव considerations or planning and promotions of welfare of people and nations as whole. जिसमें से फजल अली कमीशन रिकमेंडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज. पार्लियामेंट implemented it recommendation through Constitution 7th Amendment Act 1956. मतलब फजल अली कमीशन ने रिकमेंड किया 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, जिसमें से पार्लियामेंट ने उनके रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया विद द हेल्प ऑफ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956. ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जुडिशरी, जिसमें अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ADR हमारा पहला टॉपिक है, जिसमें रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज़ लॉन्च्ड ऑनलाइन मीडिएशन ट्रेनिंग वेब पोर्टल, जिसमें इट इज़ डेवलप्ड, मतलब जिसमें मोर इन न्यूज़ ये है इट इज़ डेवलप्ड collaborative with NALSA and Mediation and Conciliation Project Committee, that is MCPC. अब MCPC was constituted by Supreme Court of India in 2005 to oversee effective implementation of mediation and conciliation in the country, मतलब so that effective mediation can take place. So that MCPC was constituted in Supreme Court in India in 2005. It provided a comprehensive training in mediation to legal professionals across the country and promote alternative dispute solution mechanism. अब about ADR, ये ADR है क्या? ADR is a process in which disputes and addressed are settled outside the courtroom. मतलब कोई भी disputes and problems are settled outside the courtroom. It offers to resolve all types of matter including civil matters, commercial matters, industrial etc. मतलब सारा तरह का मैटर को रिजॉल्व किया जा सकता है. And uses neutral third party to communicate and resolve dispute. मतलब neutral third party would be present over there so that your dispute can be resolved. अब types of ADR क्या क्या है? arbitration, मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन, नेगोशिएशन और कोलैबोरेटिव लॉज, जिसमें सबसे पहला आर्बिट्रेशन क्या कहता है? अ न्यूट्रल आर्बिट्रेटर renders a decision called an award after there has been a
प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंसेस। उसके बाद अब मीडिएशन क्या है? अ वेरी फ्लेक्सिबल प्रोसेस दैट कैन बी इफेक्टिवली यूज टू एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्प्यूट। तो ये क्या है? इट्स अ प्रोसेस दैट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड वाइल जजमेंट। उसके बाद कॉन्सिलिएशन, न्यूट्रल थर्ड पार्टी टू कम्युनिकेट दैट इज विथ पार्टीज इन एक्सचेंज ऑफ फॉर्मेशन एंड सेटलमेंट ऑप्शंस। मतलब अ थर्ड पार्टी वुड बी प्रेजेंट ओवर देयर फॉर settlement of the disputes। अब negotiation क्या है? traditionally occurs directly between the parties and their counsels and does not involve neutral third party। मतलब अगर negotiations करना होगा ना, ठीक, तो वो तो दो पार्टी के बीच में ही हो सकता है ना, in that we don't need a third party, तो उसी को negotiations कह रहा है। अब collaborative law, जिसमें both parties are represented by a collaborative attorney and both parties agree not to litigate। ओके, हमारा नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑन आर्बिट्रेशन, जिसमें डोमेस्टिक सबसे पहले है। तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 एज अ यूनिसिट्रल मॉडल लॉ एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल डिस्प्यूट्स। मतलब इट ऑल काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट्स कैन बी रिजॉल्व्ड दैट इज ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट्स। फिर acts has been amended in year 2015, 19 and 21। मतलब this acts has been amended on 2015, 2019 and 2021। Arbitrations and Conciliations Amendment Act 2021 allows for a unconditional stay of enforcement of arbitral awards in cases where arbitration agreement, contract or award itself were obtained थ्रू अ फ्रॉड और करप्शन। मतलब वहाँ पे अनकंडीशनल स्टे लगाया जा सकता है इफ़ देयर सीम्स टू बी एनी काइंड ऑफ फ्रॉड और करप्शंस। अब दिस अमेंडमेंट वाज इफेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिवली फॉर अक्टूबर 23, 2015। मतलब कोई भी तरह का प्रॉब्लम जो 2015 से अराइज हो रहा हो या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जो 2015 में सॉल्व किया गया हो, उन सारे केसेस में भी ये एक्ट उसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। अब न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2019 फॉर फैसिलिटेटिंग इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन और इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ग्लोबल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1923 बाय इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसमें परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन PCA एस्टैब्लिश्ड बाय अ कन्वेंशन फॉर पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट इन 1899 एट हेग, इंडिया एज अ पार्टी। मतलब हेग कन्वेंशन में। अब यूनिलैटरल मॉडल लॉ ऑफ ऑन इंटरनेशनल कॉमर्शियल मीडिएशन एंड इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट है मीडिएशन एक्ट 2023, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रांटेड असेंट टू पास मीडिएशन एक्ट 2023 सीकिंग टू प्रमोट मीडिएशन एज अ प्रिफर्ड मोड ऑफ ADR इन इंडिया। अब की हाइलाइट्स इन मीडिएशन एक्ट 2023 क्या है? डिफाइन मीडिएशन। अब इट इंक्लूड्स एक्सप्रेशन मीडिएशन, प्री लिटिगेशन मीडिएशन, ऑनलाइन मीडिएशन और कम्युनिटी मीडिएशन। मतलब मीडिएशन इतने तरीक़ा से हो सकता है, एज एन एक्सप्रेशन मीडिएशन, प्री लिटिगेशन मीडिएशन, ऑनलाइन मीडिएशन एंड कम्युनिटी मीडिएशन। फिर पार्टीज अटेम्प्ट टू रीच एन एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ देयर डिस्प्यूट विथ असिस्टेंस ऑफ अ थर्ड पर्सन रेफर टू एज मीडिएटर। अब यहाँ पे वॉलेंटियर प्री लिटिगेशन मीडिएशन ये क्या है? पार्टीज कैन अटेम्प्ट टू सेटल सिविल और कॉमर्शियल डिस्प्यूट बाय मीडिएशन बिफोर अप्रोचिंग एनी कोर्ट और सर्टेन ट्रिब्यूनल्स। मतलब अगर पार्टी चाहे तो बिफोर रीचिंग टू, मतलब बिना कोर्ट के जाए या बिना ट्रिब्यूनल के पास जाए, प्री लिटिगेशन मीडिएशन से ही अपना केस को सॉल्व करवा सकते हैं। डिस्प्यूट्स नॉट फिट फॉर मीडिएशन, तो लिस्ट इंक्लूड्स रिलेटिंग टू क्लेम अगेंस्ट द माइनर्स और पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड इन्वॉल्विंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस या फिर अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज। अब टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शंस क्या है? मीडिएशन टू टेक प्लेस विद इन द टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स ऑफ कंपेनेंट ज्यूरिडिक्शंस अनलेस पार्टीज एग्रीज अदरवाइज और अंडरटेक मीडिएशन इन ऑनलाइन मोड। अब टाइमलाइन फॉर कंडक्टिंग मीडिएशन ये क्या है? मस्ट बी completed within 120 days, which may be extended by another 60 days with consent of parties। मतलब it should be completed within 120 days या फिर और 60 दिन बढ़ सकता है with the consent of parties। अब पार्टी में withdraw from mediation after 2 session, मतलब वो withdraw भी कर सकते हैं after 2 session। और court annexed mediation must be conducted as per the rules framed by the Supreme Court और High Court। मतलब the mediation should be done in accordance with Supreme Court and High Court orders, मतलब जिस तरह का रूल उन्होंने फ्रेम किया होगा।
अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया MCI मतलब consist of one chairperson, 2 full-time member with experience in mediation or ADR, 1 part-time member including law secretary and expenditure secretary, and 3 ex officio members. अब डिफाइंड मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर जिसमें एज अ बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन recognized by MCI Mediation Council of India for conducting mediations, or mediation can be done by authority constituted under Legal Service Authority Act 1987 also. अब enforceability क्या कहता है? Agreement resulting from mediation will be binding and enforceable in same manner as court judgment, or verdict can be challenged before a competent court within 90 days, or mediated settlement can be challenged on the ground of fraud, corruption, impersonations and dispute not fit for mediation only. मतलब इन सब ग्राउंड में एनफोर्सिएबल है. ओके, अब लोक अदालत क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ऑर्गेनाइज्ड स्पेशल लोक अदालत ऑन 75th ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट. अब अबाउट लोक अदालत मतलब पीपल्स कोर्ट ये क्या कहता है? लोक अदालत इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म जिसका एस्टैब्लिशमेंट is accorded as a statutory status under Legal Service Authority Act 1987. In 2002, Act was amended to establish permanent Lok Adalat for public utility services which are guided by principle and natural justice. जिसमें से पावर क्या है? पावर ऑफ लोक अदालत दे आर नॉट बाउंडेड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर मतलब CPC 1908 एंड भारत साक्ष्य अधिनियम 2023, और इट हैज सेम पावर एज सिविल कोर्ट अंडर Code of Civil Procedure 1908. A decision made by Lok Adalat is final and binding and no appeal can be made against its decision. मतलब फिर से इसको आप अपील नहीं लेके जा सकते to High Court and Supreme Court. अब it is referred to Lok Adalat includes any cases pending before any court, any disputes which has not been brought before any court and is likely to be फाइल्ड बिफोर कोर्ट. अब नेचर ऑफ केसेस अंडरटेकन क्या है? इंक्लूड्स मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स मतलब कौन सा केसेस ऐसे लोक अदालत में सॉल्व किया जा सकता है? तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, मोटर एक्सीडेंट्स, क्लेम्स एंड लैंग्वेज एक्विजिशन एक्सेट्रा. अब फर्स्ट लोक अदालत कहाँ पे था? हेल्ड इन 1982 एट जूनागढ़ इन गुजरात. अब हमारा नेक्स्ट है फ्री लीगल एड जिसमें सुप्रीम कोर्ट इशूड डायरेक्शंस फॉर लीगल सर्विस अथॉरिटी मतलब LSAs टू इंश्योर्स एक्सेस टू फ्री लीगल एड फॉर प्रिजन इनमेट्स. जिसमें अबाउट फ्री लीगल एड्स इन इंडिया इट रिफर्स टू प्रोविजंस ऑफ फ्री लीगल सर्विसेज टू इंडिविजुअल हु आर अनेबल टू अफोर्ड लीगल रिप्रेजेंटेशन और एक्सेस टू जस्टिस सिस्टम. मतलब फ्री लीगल एड मतलब इनकेस मान लो कोई इंसान अगर अभी जेल पे है या फिर कोई ऐसा इंसान जो लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उनके लिए फ्री लीगल अथॉरिटीज मिलेंगे ताकि वो उनके केस को हैंडल कर पाए. ओके, लीगल एड कैन इंक्लूड लीगल एडवाइसेस, रिप्रेजेंटेशन इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स, मीडिएशंस, नेगोशिएशंस एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स. तो ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया. तो लीगल एड किन किन काम के लिए है? तो रिप्रेजेंटेशन इन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, मीडिएशंस, नेगोशिएशंस एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के लिए. अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू लीगल एड क्या है? आर्टिकल 21, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज और हर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू procedure established by law. और Article 39A ensures justice are not denied to any citizens because of economic or other disabilities. That is 42nd Constitutional Amendment Act 1976 में ये कहा गया है. ओके, Article 39A और Article 21. अब हमारा नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर लीगल एड. तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 केम इनटू फोर्स इन 1995. तो LSAs एक्ट 1987 ये कब फोर्स में आया? 1995 में. टू कॉन्स्टिट्यूट लीगल सर्विस अथॉरिटीज टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मतलब द पर्सन हु कैन नॉट अफोर्ड द लीगल सर्विस. तो उनके लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये 1995 में ये प्रावधान आया था. और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी दैट इज नालसा, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी दैट इज SLSA एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी DLSA वेयर अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब ये अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया था. सेक्शन 341 ऑफ द भारत नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लीगल एड टू एक्यूज एट स्टेट एक्सपेंस इन सर्टेन केसेस वेयर एक्यूज लैक्स द मिक्स ऑफ लीगल एंगेजमेंट. गवर्नमेंट स्टेप्स टेकन फॉर लीगल एड मतलब डिजाइनिंग इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू
जस्टिस इन इंडिया, दैट इज दिशा स्कीम, टेली लॉ, न्याय मित्रा प्रोग्राम, लोक अदालत एक्सेट्रा, ये सब है डेस्टिनेशन इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। ओके, फिर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर LSA लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 to provide free legal and competent legal service to weaker section of the society, जिसका फंक्शन क्या है, formulate policies, principles, guidelines and frame effective schemes for state legal service authority to implement legal service program through country, or monitor and evaluate implementations of legal aid programs, और organize लोक अदालत for amicable settlement of disputes, जिसमें eligibility for फ्री लीगल एड क्या है, वुमेन एंड चिल्ड्रेन, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, मेंटली इल और अदरवाइज डिसेबल्ड पर्सन, विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग्स इन ह्यूमन बींग्स और बेगर्स एज रेफर टू आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और पर्सन whose annual income less than amount prescribed by the respective state government if the case is before court other than Supreme Court, and less than ₹5 lakh if case is before Supreme Court. फिर members of scheduled caste, scheduled tribe, or victims of mass disaster, violence of flood, droughts, earthquakes, industrial disaster, or person in custody in the protective homes, juvenile homes, or in the psychiatric hospitals. तो ये लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड हो सकता है। ओके, तो दे आर एलिजिबल फॉर फ्री लीगल एड। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है जुडिशियरी। हम नेक्स्ट लेक्चर जब आपसे मिलेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया। होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। थैंक्स।